हाँ जी विकास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि सेल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। और आज हम और डिटेल के अंदर जानेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स जो हैं वो एक सेल के अंदर होते हैं और उनके फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। अगर हम एक सेल का डिटेल स्ट्रक्चर देखें, जो हमने लास्ट क्लास में सेल पढ़े थे, ठीक है। हमने एक सेल का भी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था और हमने दो टाइप के सेल्स के स्ट्रक्चर पढ़े थे। एक एनिमल सेल हमने ड्रॉ किया था और एक प्लांट सेल हमने ड्रॉ किया था। वो कहते हैं कि अगर आप एक सेल का डिटेल स्ट्रक्चर को एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे तो आपको काफी अच्छी चीजें जो है वो नजर आती हैं। कुछ सेल्स की शेप फिक्स्ड होती है, जैसे नर्व सेल, इनकी शेप फिक्स्ड है। लेकिन कुछ सेल्स जो होते हैं वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा एक ऐसा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी की शेप को, अपने सेल की शेप को चेंज कर सकता है ड्यूरिंग मूवमेंट। हर लिविंग सेल परफॉर्म करता है एक बेसिक फंक्शन जो उसी का कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इनफैक्ट सेल के अंदर बड़ी अच्छी डिवीजन होती है, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर। मतलब जहां पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा एक ही सेल सारे काम करता है, वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे भी कोई भी एनिमल हो गया या कोई भी प्लांट हो गया, ठीक है, यहाँ कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गया, उनके अंदर अलग अलग सेल्स का फंक्शन जो होता है बेटा वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारे पास ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल के बने हैं और वही सेल सारे काम करेगा, और हमारे पास ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग सेल्स के बने हुए हैं और अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर किडनी जो है वो एक्सक्रीशन का काम में मदद करती है, ये भी सेल्स की बनी हुई है। हार्ट ये भी सेल्स का बना हुआ है जो ब्लड को पंप करता है। स्टमक ये भी सेल्स की बनी हुई है जो डाइजेशन में मदद करती है। तो इवन डिवीजन ऑफ लेबर एक सिंगल सेल में भी ऑब्जर्व किया गया है कुछ हद तक। हर सेल वेरियस कंपोनेंट्स का बना होता है जिनको हम कहते हैं सेल के ऑर्गेनल्स, इसलिए इसका वर्ड आता है सेल ऑर्गेनल्स। मतलब सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को बेटा हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पे भी बेटा हर सेल ऑर्गेनल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और ये सब मिलकर प्रोड्यूस करते हैं न्यू मटेरियल्स, और ये वेस्ट को रिमूव करते हैं और हेल्प करते हैं नए सेल्स बनाने में भी। इनफैक्ट सेल ऑर्गेनल्स मिलकर काम करते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म या सेल जो है बेटा वो जिंदा रहे। और सारे सेल्स के अंदर, चाहे वो यूनिसेल्युलर का सेल हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर का सेल हो, उनके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। मेनली कौन कौन से सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं? एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होती है सेल वॉल, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म, और बाद में हमारे आते हैं सेल ऑर्गेनल्स। मतलब इनके अलावा और कौन कौन सी चीजें होती हैं वो बेटा सेल ऑर्गेनल्स में आते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेनली सेल जो होते हैं बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। बेटा प्लांट सेल्स साइज में बड़े होते हैं, एनिमल सेल छोटे होते हैं। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। लेकिन प्रोटोजोआ, यूग्लेना ये एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं।
प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो काफी बड़ा होता है और सेंटर में लोकेटेड होता है, लेकिन एनिमल सेल में वो छोटे होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं। प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे और बहुत सिंपल गोल्गी एपरेटस होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर एक सिंगल होता है और काफी कॉम्प्लेक्स गोल्गी एपरेटस होता है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं पर एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये सारे डिफरेंसेस हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे जब हमने प्लांट्स एंड एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ किया था। किसी को बेटा और कोई चीज पूछनी हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा इसको हटाकर? यस सर। हम्म तो अब हम बात कर रहे हैं सेल के स्ट्रक्चर के, कौन कौन सी चीजें एक सेल के अंदर होती हैं या उसको कवर करके रखती हैं या उसको बनाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की मेम्ब्रेन। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत पतली होती है, इलास्टिक होती है और ये लिविंग कंटेंट की या मैटर की बनी होती है। जो आउटर मोस्ट कवर होता है बेटा सेल का, वो सेल को शेप और बेटा क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी। मतलब ये मेम्ब्रेन सेपरेट करती है कंटेंट्स सेल के अंदर वाले को किनसे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो बेटा अगर ये सेल है और ये हमारा एनवायरनमेंट है तो बेटा इन दोनों को, बेटा ये जो मेम्ब्रेन है ना बेटा ये सेपरेट करती है, क्योंकि अगर ये मेम्ब्रेन हट गई या अगर ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई तो एनवायरनमेंट अंदर चला जाएगा, ऑर्गेनल्स बाहर आ गए, कोई चीज वैसी की वैसी नहीं रहेगी। जो सेल की मेम्ब्रेन है बेटा वो फैट्स की बनी होती है जिनको हम क्या कहते हैं? लिपिड्स। एंड दूसरा वो किसकी बनी होती है बेटा? प्रोटीन्स की। ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सर क्या मतलब? बिकॉज इट अलाउज फ्लो ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंड सेल से बाहर। सारी चीजों को बेटा ये सेल के अंदर नहीं जाने देती और सारी चीजों को सेल के बाहर नहीं जाने देती। सेल मेम्ब्रेन को बेटा हम एक और नाम से जानते हैं और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इसकी बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये गिने चुने सिलेक्टिव पार्टिकल्स को सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने देगी, सबको सेल के अंदर या सेल के बाहर नहीं जाने देती। इट मीन्स ये हेल्प करती है टू मेंटेन सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन। तो सर इसके क्या क्या फंक्शन है? एक तो सेल मेम्ब्रेन एक डेफिनेट शेप और साइज सेल को प्रोवाइड करवाती है। ये प्रोटेक्ट करती है अंदर के सेल ऑर्गेनल्स को। ये कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट सब्सटेंसेस का सेल के अंदर और बाहर बाय टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन तो अगर आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था जब हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे। तो वही प्रोसेस बेटा सेल के अंदर भी यूजफुल होता है। और फोर्थ इसका फंक्शन क्या होता है? ये बेटा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है टू फूड को इनगल्फ करने में। अगर फूड और कुछ पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जाता है सेल से, उस फिनोमिना को बेटा कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे अमीबा जब फूड को इनगल्फ करता है बाय मेकिंग फॉल्स आर्म्स, तो बेटा उस प्रोसेस का नाम है हमारा एंडोसाइटोसिस। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन क्या होती है समझ में आया आपको? उसके फंक्शन यस सर। क्या होते हैं बेटा समझ में आया? मैं आपको बता दूं, वैसे अगर बेटा ये एक सेल है तो बेटा इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, लेकिन ये बेटा सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है। इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट और एनिमल
सेल दोनों में होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है वो सिर्फ यही होता है। तो एनिमल सेल के अंदर बेटा जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल के अंदर अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो उसके बाहर वाली होती है बेटा उसको सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए हमने सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले पढ़ा है। अब हम देखते हैं बेटा कि ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेसेस क्या होते हैं। बेटा डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, जहां पे वो ज्यादा होता है से लेकर जहां पे वो कम होता है, इसे कहते हैं बेटा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन पार्टिकल्स की मूवमेंट है, कहां से, ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह में, ठीक है ना, इसे कहते हैं बेटा डिफ्यूजन। बेटा एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर, इसीलिए सेल्स इसको बाहर फेंक देते हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और बाहर कम होती है, तो अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मूव होती है, जहाँ पे वो ज़्यादा होती है तो उस जगह पे जहाँ पे वो कम होते हैं, मतलब हमारी बॉडी से बाहर, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल। उसी समय ऑक्सीजन की मात्रा बाहर ज्यादा होती है, इसलिए सेल जो होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और CO2 बाहर भेज देते हैं। सर क्या मतलब, ये देखो बेटा, ये एक सेल है, ठीक है, तो CO2 अंदर से बाहर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही है ना। इस मूवमेंट ऑफ गैसेस को फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर, मेनली बेटा सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, गैसेस। गैसेस का मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर साइड बेटा उसे कहते हैं क्या, डिफ्यूजन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन में डिफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिटवीन गैस, फॉर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड सराउंडिंग्स। तो देख लो, अगर डिफ्यूजन ना हो तो बेटा हमारी बॉडी में, ठीक है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, जिसकी वजह से बेटा ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। तो डिफ्यूजन की मदद से बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को बेटा क्या कर पाते हैं, कवर कर पाते हैं। किसी को बेटा कोई चीज नहीं समझ में आई, कोई पूछना चाहता है बेटा, एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क, ऑल ओके बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं हम। यस सर। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है बेटा ऑस्मोसिस। तो बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है, बेटा डिफ्यूजन हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज के। डिफ्यूजन किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। ऑस्मोसिस किस में हेल्प करता है बेटा, मूवमेंट ऑफ वाटर, कहां पे, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सर वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो जहां पे डिफ्यूजन गैसेस का एक्सचेंज बेटा कंट्रोल करती है ना, जहां पे ज्यादा है वहां से बाहर निकलेगी, जहां पे कम है वहां पे इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। वहीं पे बेटा ऑस्मोसिस हेल्प करता है पानी की मूवमेंट से। हमारी बॉडी में रेगुलर टाइम इंटरवल में पानी की मात्रा हमको चाहिए होती है, ताकि हम अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल सके। बेटा बॉडी में
दो वेस्ट होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक यूरिन होता है और एक होता है फेकल मैटर। बेटा डिफ्यूजन की मदद से CO2 बाहर आ जाती है, एक्सक्रीशन की मदद से बेटा यूरिन चला जाता है बाहर, और इजेशन की मदद से बेटा अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो CO2 डिफ्यूजन से बेटा काम करता है, और बेटा यूरिन बेटा वो किससे काम करता है? ऑस्मोसिस। कहते हैं ऑस्मोसिस के दौरान पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, अगेन वही, जहां पे ज्यादा होंगे तो वहां पे जहां पे पानी का अमाउंट क्या होता है बेटा? कम, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मूवमेंट ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस मेम्ब्रेन डिपेंड करता है कि पानी में सॉल्ट्स कितने डिसॉल्व हैं। आई रिपीट, पानी में सॉल्ट कितना डिसॉल्व है। अगर सॉल्ट कम डिसॉल्व है तो बेटा वहां पर पानी ज्यादा है, अगर सॉल्ट कहीं पे ज्यादा डिसॉल्व है इसका मतलब है वहां पे पानी जो है वो क्या है? कम है। ठीक है, तो चाहे डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस हो, मूवमेंट सब्सटेंस का बेटा कहाँ पे होता है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड। और इसी मूवमेंट के ऊपर बेस्ड बेटा एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जो टीचर्स अक्सर अपने बच्चों के साथ पूछते हैं, और ये बहुत बार उनके एग्जाम्स में भी आता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है कि क्या होगा अगर आप एक एनिमल सेल को या फिर प्लांट सेल को एक शुगर के सॉल्यूशन में या फिर सॉल्ट के पानी में रख देते हो। तो बेटा अगर आप एक प्लांट सेल को ये हो गया बेटा हमारा प्लांट सेल या एनिमल सेल। अब 3 केसेस हो सकते हैं, इसलिए बेटा मैं 3 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब वो डिपेंड करता है कि बेटा किस जगह पे क्या चीज कम है कि ज्यादा है। ये बेटा हो गया सेल, ये भी हो गया सेल, और ये भी बेटा क्या हो गया? सेल। कहते हैं जब आप एक प्लांट सेल को पानी में रखते हो या शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन में रखते हो तो बेटा 3 चीजें हो सकती हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन पानी की सेल के अंदर कम है और बाहर ज्यादा है तो बेटा पानी बाहर से अंदर फ्लो करेगा। जिसकी वजह से ये सेल जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? स्वेल। ऐसे सॉल्यूशन को आप कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सेल विल गेन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और इसको आप कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसलिए वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर करके सेल को बेटा क्या कर देता है? स्वेल कर देता, मोटा कर देगा। कहते हैं दूसरा क्या है? अगर सेल और मीडियम दोनों के अंदर बेटा कॉन्सेंट्रेशन क्या है? पानी की सेम है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा पानी का। तो सेल जो है वो क्या करेगा? रिमेन्स एज इट इज। ऐसे सॉल्यूशन को बेटा हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें सेल का साइज बेटा क्या रहता है? सेम। एंड अगर सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो बेटा पानी सेल से अंदर से बाहर मूव करेगा, और ऐसे केस के अंदर बेटा ये श्रिंक कर जाता है, और ऐसे सॉल्यूशन को बेटा हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा ज़्यादा होती है उसे हाइपरटोनिक, और इस केस में सेल जो है वो पानी लूज करके श्रिंक कर जाता है। अब मैं आपको अगर बेटा इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप ये देखेंगे बेटा कि अगर आप वेजिटेबल या फिर अगर आप फ्रूट्स को पानी में डाल दो तो बेटा वो क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। और अगर आप रॉ मैंगो को हल्का सा छोड़ दो तो अगर आप रॉ मैंगो को हल्का सा छोड़ देंगे बेटा वार्म, तो बेटा वो क्या कर जाते हैं, श्रिंक या क्या कर जाते हैं, श्रिवल कर जाते हैं। तो ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लो ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो बेटा अब हम नोट्स में चलते हैं और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसी दिखती है और कैसे काम करती है बेटा। तो बेटा ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे बाहर वाली वॉल होती है बेटा ये सेल वॉल होती है, लेकिन ये किसमें होती है, ओनली इन प्लांट सेल। अगर एनिमल सेल ड्रॉ करेंगे बेटा तो आप ये सेल वॉल नहीं ड्रॉ करेंगे। इसके जो अंदर वाली देखो ना, ये येलोइश पोर्शन जो है वो सेल वॉल हो गई। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है बेटा आप देख रहे हैं, इसको हम बेटा क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम बेटा क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कहते हैं ये डेलिकेट और इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, ये लिविंग होती है, ठीक है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओनली सिलेक्टिव पार्टिकल्स कैन एंटर, ठीक है। ये किसकी बनी होती है बेटा, प्रोटीन्स, लिपिड्स और बेटा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने बेटा 1972 के अंदर इसका एक फ्लूइड मोजैक मॉडल बनाया था जो उन्होंने प्लांट्स और एनिमल सेल्स में ऑब्जर्व किया था बेटा। ये कुछ ऐसे होती है। तो आप देख सकते हैं बेटा ये जो मॉलिक्यूल बने हुए हैं ना, है ना, ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और ये कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो इस मेम्ब्रेन के नीचे भी बाहर निकल रहे होते हैं, ऊपर से भी बाहर निकल रहे होते हैं बेटा। इनको हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये होते हैं बेटा रिसेप्टर्स, जो बेटा प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनसे चीजें अंदर बाहर आ जा सकती हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, ये सेल को शेप देती है, सेल के कंटेंट्स को अंदर रखती है और मिक्स होने नहीं देती, ठीक है। और ये सेल को इंजरी से क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों। तो बेटा अब हम बात करते हैं कि सब्सटेंसेस सेल के बाहर और अंदर बेटा कैसे मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सब्सटेंसेस सेल के बाहर कैसे मूव करते हैं। तो बेटा उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डिफ्यूजन। मतलब सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हायर अमाउंट साइड टू लोअर अमाउंट साइड, और इसको बेटा हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जरा देखो बेटा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमाउंट जो है
बेटा पार्टिकल का ज्यादा है, यहाँ पे पार्टिकल का बेटा अमाउंट जो है वो कम है, इसलिए ये वाले पार्टिकल जो है वो ज्यादा वाली जगह से बेटा कहाँ मूव करेंगे, कम वाली जगह में। अब यहाँ पर सिंस पार्टिकल्स का अमाउंट कम है और यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ से वो यहाँ की जो मूवमेंट है वो बहुत कम होगी, तो कुल मिला के नेट मूवमेंट हमारी इस डायरेक्शन में आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बेटा पार्टिकल सिर्फ लेफ्ट से राइट ही मूव कर रहा है, ऐसा भी है कि पार्टिकल्स राइट से लेफ्ट भी मूव कर रहा है, लेकिन ये वाला अमाउंट बहुत कम है और ये वाला अमाउंट जो है वो ज्यादा है, इसलिए नेट मूवमेंट जो है बेटा वो यहाँ पर आ जाता है। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया बेटा? तो जहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे बेटा वो ज्यादा फास्ट भागेंगे, ज्यादा नंबर में भागेंगे, इस वजह से बेटा ओवरऑल जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ओवरऑल पार्टिकल्स उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जहां से वो ज्यादा होते हैं, टूवर्ड्स उस डायरेक्शन में जहां पे वो कम होते हैं। अब देखो बेटा जरा इस फॉर्म के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि ऑलमोस्ट दोनों साइड्स पे बेटा पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट क्या है बेटा? इक्वल। वेरी गुड। इसीलिए कोई नेट फ्लो नहीं है, कोई भी नेट फ्लो नहीं है। ऐसो को बेटा हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, अगर हम इन केस ऑस्मोसिस के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मूवमेंट जहाँ पे ज्यादा होती है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक, और जहाँ पे कम होती है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। तो ऐसे हमारे नाम जो है वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक पड़ते हैं। कहते हैं ये मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का, ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होती है। यूजुअली ये बेटा किसके लिए होता है? गैसेस के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस जो है वो बेटा किसके लिए होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए, फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। सर अब ये वर्ड क्या आ गया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन? अब जरा देखो बेटा, एक कंटेनर है, उसके बीच में बेटा ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने बेटा दो नाम सुने होंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा सुना होगा बेटा कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सॉल्यूट लेस एंड सॉल्वेंट बेटा क्या होता है? मोर। और कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन का बेटा मतलब क्या होता है? सॉल्यूट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट जो है बेटा वो क्या होता है? कम होता है। अब सिचुएशन क्या है बेटा जो हमको थोड़ा सा वो कर रही है? अब बेटा यहां पे सॉल्वेंट ज्यादा कहां पर है? इधर। तो बेटा मूवमेंट इधर होगा, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो मतलब पानी ऐसे मूव करेगा फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड साइड, है ना? तो ब्लू वाला जो है, ठीक है, तो ऑस्मोसिस के अंदर वाटर मूवमेंट बेटा कहां पे होती है? फ्रॉम डाइल्यूट
टू कॉन्सेंट्रेटेड। और बेटा अगर मान लीजिए कि कोई गैस है या कोई सॉल्ट है, तो बेटा सल्यूट ज्यादा कहां पर है, इधर, तो वो ऐसे मूव करता है। तो अगर आप सल्यूट की मूवमेंट देख रहे हैं तो बेटा वो डिफ्यूजन कहलाती है। तो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, सब्सटेंस मूवमेंट बेटा कहां पे होती है, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट साइड। लेकिन ऑस्मोसिस पानी के लिए है तो बेटा वो ऑपोजिट होता है। तो इसीलिए मैंने कलर्स डिफरेंट बना दिए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन किसकी मूवमेंट कहां पर होती है। तो बेटा आपको इसमें से जो जो कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं। अब मैं बेटा आपको इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवांटेज बताता हूं। बेटा हमारी बॉडी में कौन से सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और आपने देखा होगा आपको अपने लाइफ टाइम में बड़े सारे इंजेक्शंस लगे होते हैं, या हम बेटा एक और चीज का नाम ले ले, वैक्सीनेशन लगी होती है। आपको पता है इस मेडिसिन को जब हम रेड ब्लड सेल्स में इंजेक्शन लगाते हैं बेटा, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों की देखकर लगानी पड़ती है कि हमको मेडिसिन को सेल के अंदर पहुंचाना है कि सेल के बाहर पहुंचाना है। तो आप ये मत सोचना कि आपको जो भी चीज मिली आप उसका इंजेक्शन बना देंगे, नो बेटा। डॉक्टर्स नहीं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, वो हर इंजेक्शन को या हर मेडिसिन को बेटा उस तरीके से बनाती हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है जिसकी हमें नीड है उसका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है वो आसानी से हो सके। मतलब जिस चीज की हमें जरूरत है सेल के अंदर जाए वो चली जाए, जिसकी हमें जरूरत है सेल से बाहर आ जाए वो आ सके। तो ये मेडिसिन या वैक्सीनेशन बनाना इतना आसान काम नहीं होता जितना दिखता है या लोगों को लगता है। तो बेटा हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की। अब देखो बेटा कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर जाना अलाउड नहीं होता, ठीक है। आप ये मत सोचना कि हर चीज सेल के अंदर चली जाती है, नो। अब देखो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया, मेम्ब्रेन के अंदर देखो बेटा, ये मेम्ब्रेन है हमारी, सेल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर जो होते हैं ये कोई स्पेसिफिक चीज को ही जाने देंगे। जैसे बेटा आप इस रिसेप्टर ने देखा कि ये वाला एक मॉलिक्यूल आ रहा है, ये हमको चाहिए, नीडेड है। तो जैसे ही ये वाला मॉलिक्यूल रिसेप्टर के पास आएगा, रिसेप्टर ओपन कर जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर किया और बाद में रिसेप्टर जो है वो बंद हो गया और ये देखो ये आ गया। अच्छा, इन दोनों को नहीं जाने दे रहा, इसको नहीं जाने दे रहा, इसको नहीं जाने दे रहा, इनको नहीं जाने दे रहा, अंदर बाहर जिसकी जरूरत है बेटा उन्हीं को ही अलाउ किया जाता है। समझ में आया? इसे कहते हैं बेटा Excuse me, मूवमेंट। हाँ जी बेटा। सर जैसे कुछ वायरस और बैक्टीरिया होता है सर, वो कैसे हैं? हाँ जी बेटा, वायरस और बैक्टीरिया जैसे हम मान लेते हैं, अगर हम आजकल कोरोना वायरस की ही बात करते हैं, तो बेटा हमारे लंग्स के अंदर एक कप शेप सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। इनका काम होता है गैसेस को क्या करना बेटा, एक्सचेंज करना। मतलब ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा क्या, आउट। इन एल्वियोलाई के ऊपर जैसे बेटा ये रिसेप्टर हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया ना ये वाले, ये सारे रिसेप्टर होते हैं। अब होता क्या है कि बेटा वो जो वायरस की जो प्रॉब्लम आ रही है बेटा, वो वायरस इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, ब्लॉक कर देगा।
और वो अंदर घुस जाएगा। अब अगर वो अंदर घुस जाएगा तो अंदर ऑक्सीजन को खत्म कर देगा। अब इंसान को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो बेटा उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है एंड ये प्रॉब्लम होती है बेटा। तो बेटा चाहे लंग्स की एल्वियोलाई हो, वो भी तो बेटा सेल्स ही होते हैं। चाहे स्टमक की अंदर की लाइनिंग हो, वो भी तो बेटा सेल्स ही होते हैं। चाहे रेड ब्लड सेल्स है, ये भी तो बेटा सेल्स ही होते हैं। तो हर सेल के, अगर आप बेटा एक सेल की बात करें, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर नीचे बेटा एक पार्टिकल्स निकले हुए होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर। इनके अंदर और बाहर बेटा कुछ ही स्पेसिफिक चीजें जो है वो जाती हैं। अब ये होता क्या है बेटा, ये जैसे मान लो ये बेटा हमको चाहिए, नीडेड है, तो बेटा वायरसेस और बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये उसी की शेप बना लेते हैं, उसी के जैसे दिखते हैं। अब इसको लगता है कि भाई ये और ये एक जैसे ही तो है, बट दोनों में बड़ा फर्क होता है। और इसकी जगह में अगर मान लो एक और आ गया, अगर मान लो एक और आ गया, अब आप देखो ना बेटा, 3 लाल है, 1 ग्रीन है, तो बेटा चांसेस किसके एंटर करने के ज्यादा है, ग्रीन वाले के कि लाल वाले के? सर लाल वाला। तो बेटा इसलिए लाल वाला जो है वो ज्यादा जल्दी अटैक कर लेता है, इसलिए ग्रीन वाला जो होता है बेटा वो कम हो जाता है। इसलिए बेटा वो कहते हैं कि एंटीबॉडीज बनाओ। अब एंटीबॉडीज का बेटा कॉन्सेप्ट क्या है कि एंटीबॉडीज हमारे सेल के अंदर पहले कितने थे, 2। वैक्सीनेशन के बाद इनका नंबर बढ़ जाता है। अब अगर इनका नंबर बढ़ गया तो बेटा चांसेस किसके अटैक करने के ज्यादा हैं, सर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। इसलिए बेटा वायरस को चांस ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। या थोड़ा बहुत जिसको मौका मिलता है उसको बेटा हमारा इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है, मार देता है। तो अगर हमारे सोल्जर्स ज्यादा होंगे और एनिमी कम होंगे तो बेटा वॉर जीतने के चांस हमारे ज्यादा हैं, ठीक है। और अगर हमारे सोल्जर्स कम हैं और एनिमी ज्यादा हैं तो हमारे लूज करने के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं। तो वैक्सीनेशन से किसी भी इंसान की एंटीबॉडीज जो है वो ज्यादा हो जाती हैं। जिनको अभी तक नहीं हुआ, जिनको हो चुका है और वो ठीक ठाक है, इसका मतलब है उनकी भी एंटीबॉडीज जो है वो ज्यादा है। तो इसलिए 95% लोग जो है वो इससे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह का फ्लू है। तो आइडियली अगर कहा जाए तो वैक्सीनेशन सबको लगानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी बिना वैक्सीनेशन के एक बार उसको टॉलरेट कर चुकी है तो प्रोबेबली आपको अगली बार, मतलब आपको वैक्सीनेशन वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप सेफर साइड में लगा भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को पहले ही कोरोना वायरस होके वो ठीक हो चुका है तो उस वो वैक्सीनेशन लगाए ना लगाए उससे कुछ खास फर्क उसको नहीं पड़ता, क्योंकि नेचुरल इम्यून सिस्टम ने उसकी एंटीबॉडीज बना दी हैं। अब जिनके इम्यून सिस्टम कमजोर हैं, जो ज्यादा एजेड हैं, जिनको डिजीजेज ज्यादा हैं, शुगर, बीपी, इन लोगों के इम्यून सिस्टम कमजोर होते हैं, इनकी एंटीबॉडीज कम बनती हैं, स्लो बनती हैं। इसलिए इनको सबसे असेंशियल पॉइंट पे वैक्सीनेशन जो है वो लगानी चाहिए, इनकी प्रायोरिटी इनकी होनी चाहिए। छोटे बच्चों को, 10 साल तक के बच्चों को तो वैसे भी एज इट इज जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका बेटा इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी वैक्सीनेशंस हैं एक बच्चों की, बेटा वो 5 इयर्स तक की एज में सबको लग जाती हैं, सारी वैक्सीनेशन जो लग जाती है, क्योंकि जो बच्चा बॉर्न होता है उसकी वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा होती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आप लोग भी यंग हैं, आप लोगों को भी इतनी जरूरत नहीं है वैक्सीनेशन की, ठीक है।
क्योंकि आप लोगों के इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, बेटर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग या बेटर नहीं है, तो आप लगा सकते हैं वैक्सीनेशन। मेरे हिसाब से लगाना चाहिए आपको वैक्सीनेशन। बट ऐसा नहीं है कि बिना वैक्सीनेशन के वो इंसान जी नहीं सकता या कोरोना वायरस को हरा नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये इतना खतरनाक डिजीज नहीं है जितना इसको, मतलब ये डिजीज फैलती ज्यादा है पर इतनी खतरनाक नहीं। तो ये सब हटा दूं बेटा मैं? Yes, sir. तो बेटा मूवमेंट सब्सटेंसेस का अगेंस्ट द concentration gradient, that is it moves from lower concentration to higher concentration, ठीक है। एंड ऐसे मूवमेंट के लिए बेटा, हर केस में बेटा, बॉडी को काम करने के लिए, सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। वो एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म के अंदर आती है? इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल हमको चाहिए होती है। आपको बताया था कि बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से, सॉरी, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है, एनर्जी जो है बेटा वो क्या होती है? रिलीज होती है। किस फॉर्म के अंदर? एटीपी मॉलिक्यूल में। वो हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं पार्टिकल्स को आगे पीछे करने के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस बाय यूजिंग एटीपी। हालांकि आपको ये पॉइंट इतना छोटी क्लास में करने की जरूरत नहीं है। फिर बेटा मूवमेंट सब्सटेंसेस का विदाउट यूजिंग एनर्जी, बेटा उसे क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है बेटा? मूवमेंट सब्सटेंसेस का कैसे? बाय यूजिंग एनर्जी, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। विदाउट एनर्जी उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और बेटा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं बेटा। इसलिए मतलब हमारे पास जो है, ठीक है, तो इतना कुछ खास एनर्जी कंजम्पशन जो है वो नहीं लगता। पर बाकी चीजों के लिए सेल को एनर्जी यूज करनी पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट होता है। किसी को बेटा कुछ कॉपी करना हो तो वो कॉपी कर सकता है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। तो हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर करता है, इसलिए सेल जो होता है बेटा वो क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ना अंदर ना बाहर, इसलिए बेटा सेम साइज का रहता है, सेम साइज। और तीसरा बेटा कौन सा होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेल जो होता है बेटा इस केस में क्या कर जाता है? श्रिंक कर जाता है। तो इसके अंदर वाटर एंटर्स इनटू सेल, इस केस के अंदर नो नेट फ्लो। और इस केस के अंदर वाटर एग्जिट फ्रॉम सेल, इसलिए वो श्रिंक कर जाता है। तो ये भी हमने कर लिया था, ठीक है, हाइपरटोनिक, एंड इसका क्वेश्चन भी हमने करा दिया था आपको। देन हम बात करते हैं बेटा एंडोसाइटोसिस। ये भी टर्म हमने नोट्स में यूज करी थी। ये क्या होता है? इट इज द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल्स बाय द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये देखो बेटा ये अमीबा है। अमीबा जैसे ही फूड पार्टिकल को देखता है तो बेटा वो एक फॉल्स आर्म बनाता है, इनको कहते हैं सूडोपोडिया। इसे बेटा क्या कहते हैं? फॉल्स आर्म। और बेटा अब ये क्या बन जाता है? टेम्पोरेरी स्टमक, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूम। इसके अंदर बेटा फूड डाइजेस्ट होता है।
ये दो टाइप का होता है। एक होता है फेगोसाइटोसिस, इसके अंदर इनटेक जो होता है बेटा सॉलिड पार्टिकल्स का होता है बाय सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है बेटा पिनोसाइटोसिस। ये देखो बेटा, ये हो गया पिनोसाइटोसिस। इसके अंदर इनटेक जो है वो टाइनी पानी की ड्रॉपलेट का होता है। ठीक है, तो ये अमीबा का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ड्यू टू सम इशू ये अभी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस ये दोनों जो है वो किसके अंडर में आते हैं, एंडोसाइटोसिस के अंडर में आते हैं। तो आप ये कॉपी कर लीजिए, ये टर्म्स बच्चों से पूछी जाती हैं स्कूल के अंदर। तो बेटा बात करते हैं हम एनसीईआरटी के बेटा कुछ क्वेश्चंस के साथ। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? किसने डिस्कवर किया था बेटा? सर रॉबर्ट हुक। कब किया था बेटा? सर इन 1665। 1665। ठीक है, कैसे किया था बेटा? Sir, he observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope. वेरी गुड। व्हेन ही ऑब्जर्व the cells of slice of cork एक्सक्यूज under मी सर, 65 तो ये 16 उसके आगे क्या लिख रखा है? primitive microscope। कहते हैं why does cell is called the structural and functional unit of life? एक सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है लाइफ का क्यों कहते हैं? Sir, because cell perform basic function of body. बेटा since it is the smallest part of an organism, which perform a function given to it, which is useful to sustain life। तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेटा स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिला हुआ है जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए बेटा क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। और पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्हीं सेल्स का बना हुआ होता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है बेटा हाउ डज सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल्स? डिस्कस। तो बेटा CO2 moves in and out of cells by process of diffusion, in which CO2 moves from higher concentration to lower concentration site through a selectively permeable membrane। ठीक है, फिर बेटा पानी की बात करते हैं। तो वाटर मूव्स in and out of cell कैसे बेटा? by process of osmosis, in which water moves from
रीजन ऑफ, अब देखना बेटा, का लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर concentrated solution site through a semi या फिर selectively permeable membrane। ठीक है, तो ऐसे CO2 और पानी जो है वो सेल के अंदर बाहर जो है बेटा वो क्या होते हैं, मूव होते हैं। ठीक है, हम फोर्थ का आंसर भी लिख लेते हैं आपके साथ। कहते हैं व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows only selective particles to pass through it। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, क्योंकि वो सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही पास थ्रू करती है। ठीक है, ये आ गया हमारा फोर्थ का आंसर और ये आ गया हमारा थर्ड का आंसर। आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कर लिया बेटा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ, कहता है गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल और फिल इन द ब्लैंक्स एज गिवन इन द एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उन्होंने कहा है कि ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, बट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो हमने बहुत पहले ही इस स्लाइड में और हमने नोट्स में पढ़े थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी आपके सामने आ जाएगा वो डिफरेंसेस उन्होंने पूछे हैं। ये देखो बेटा, ये है बेटा डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। इसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, जो स्कैटर्ड होता है, कोई बाउंड्री नहीं होती। यूकैरियोटिक में एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है विद बाउंड्री। प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक साइज में छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक बड़े होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम्स बहुत कम होते हैं और इसके अंदर थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन के अंदर। एग्जाम्पल आ गया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और एग्जाम्पल आ गया पैरामीशियम प्लांट और एनिमल। तो आप ये डिफरेंसेस लिख सकते हैं और आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का पार्ट।